हे गाइस, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिवाइड टू इंटीजर्स विदाउट यूजिंग मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड ऑपरेटर। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो अपने आप में ही काफ़ी क्लियर है, बिल्कुल इसकी हेडिंग की तरह कि आपको दो नंबर दिए जाएंगे एज अ डिवाइज़र एंड डिविडेंड और आपको उन दोनों नंबर को डिवाइड करना है विदाउट यूजिंग डिवीजर, मॉड और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। क्वेश्चंस के अप्रोच की तरफ बढ़ने से पहले, यानी क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हम जब दो नंबर को डिवाइड करते हैं उसका लिटरल मीनिंग क्या होता है। मतलब डिवीजन करने का क्या मतलब है। जब हम दो किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उस केस में तो खैर हमें समझ में आता है कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है। जैसे अगर मान के चलिए, अगर आपने a को b से मल्टीप्लाई किया तो इसका लिटरल मीनिंग तो हमें पता है कि आप a को b टाइम्स जोड़ोगे तो आपको क्या आएगा। यानी मल्टीप्लिकेशन एडिशन का ही एक स्पेशल केस है जिसके अंदर आपको b टाइम्स a को जोड़ना होता है। मतलब सेम नंबर को b टाइम्स जोड़ना होता है और वो सेम नंबर a है। जैसे एग्जांपल, अगर 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 36, ये तो मल्टीप्लिकेशन है। इसका लिटरल मीनिंग है कि अगर 12 को 3 टाइम्स जोड़ा जाए तो आपको क्या आएगा। यानी 12 प्लस 12 प्लस 12 तो हमें मिल जाता है 36। यही लिटरल मीनिंग है मल्टीप्लिकेशन का। अब जो कि हमारा डिवीज़न जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन का ही ठीक उल्टा होता है, तो इसका लिटरल मीनिंग भी इसका ठीक उल्टा है। यानी मल्टीप्लिकेशन के केस में हम सेम नंबर को, मतलब a को b टाइम्स जोड़ते थे तो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक इसी तरह जब हम a को डिवाइड करते हैं b से तो इसका मतलब होता है कि मैं a में से b को कितनी बार घटाऊंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा। यानी नंबर ऑफ़ टाइम्स मैं b को a में से कितनी बार घटा सकता हूँ, सो दैट कि मेरा आंसर एट द एंड जो आंसर मिलेगा वही हमारा डिवीज़न के टर्म से बोलूँ तो हम उसे क्वोशंट बोलते हैं। और जो आखिरी में जो हमारे पास बच जाता है, मतलब इसका और फर्दर सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता, तो जो बचा हुआ नंबर होता है उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। तो यानी लिटरल मीनिंग ऑफ डिवीज़न यानी सब्ट्रैक्टिंग b फ्रॉम ए नंबर ऑफ टाइम्स, और जो नंबर ऑफ टाइम्स होता है वही उसे हम आंसर कहते हैं। तो इसे और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, उसे हम ट्रेडिशनल मतलब बहुत बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हमें बचपन में सिखाया गया था, और फिर हम उसमें से कुछ चीज़ों को जनरलाइज़ करके अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। जैसे अगर 10 को डिवाइड किया जाए 2 से तो हमारा आंसर हमें मालूम है कि 5 आएगा, ये प्रॉपरली डिवाइड होता है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि आप 10 में से 2 को कितनी बार घटा सकते हो। यानी 10 - 2 तो आपको आएगा 8, फिर 8 में से आप 2 को घटाओ फिर आएगा 6, फिर 6 को घटाओ 2 में से आपको आंसर आएगा 4, फिर 4 को घटाओ 2 से आपको आएगा 2, फिर 2 को घटाओ 2 से तो घटाना है यहाँ पे, सॉरी इक्वल टू डी है, तो आपको आएगा यहाँ पे 0। तो आपने कितने, अब इसका फर्दर डिवीजन नहीं हो सकता। आपको तब तक घटाना है जब तक आपका जो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो 0 या उससे बड़ा है, तब तक आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो अभी तक आपका आंसर क्या आएगा, 1 2 3 4 5, जो कि इसके बराबर था। हम इस तरीके से एक बार सॉल्व करके देख रहे हैं। जैसे 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी 5 टाइम में करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ रहा था, मैंने बोला रिमाइंडर, और यहाँ पे हमारा क्या आता है रिमाइंडर 0। 5 टाइम्स में डिवाइड हो रहा था तो यहाँ पे हमारा आंसर आता 5। और दो एग्जांपल ले लेके देखते हैं। जैसे अगर 18 को डिवाइड किया जाए 3 से तो हम इसे ट्रेडिशनली चॉइस 3 करते हैं, तो 18 6 टाइम 18 और ये डिवाइड हो गया, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर आया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करके तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे 18 सब्ट्रैक्ट करो 3 से तो आएगा आपका आंसर 15, फिर 15 को घटाओ 3 से तो आपको आंसर आएगा 12, फिर 12 को सब्ट्रैक्ट किया जाए अगर 3 तो फिर आपका आंसर आएगा 9, फिर 9 को सब्ट्रैक्ट किया जाए 3 से तो 6, फिर 6 को 3 से सब्ट्रैक्ट किया जाए तो आंसर आएगा 3, और फिर 3 को सब्ट्रैक्ट किया जाए 3 से तो आपका आंसर आएगा 0। तब तक सब्ट्रैक्ट करना है जब तक 0 या उससे बड़ा वैल्यू है, तब तक। उससे इसके बाद अगर करूँगा तो 3 - 0 करूँगा, सॉरी हमें 0 - 3 करूँगा तो हमारा आंसर -3 हो जाएगा, तो हमें नहीं चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 6 हुआ तो यहाँ भी 6 आ रहा था, रिमाइंडर 0 होता तो यहाँ भी हमारा रिमाइंडर 0 रहा। इसे हम एक और तरीके से बोलते हैं कि जब तक आपकी वैल्यू 0 या उससे बड़ी है
तब तक आप सब्ट्रैक्ट करो, या फिर आप देखो हर बार घटाते हो आपको एक वैल्यू मिलती है, मतलब एक आपको एक आंसर मिलता है, और वही आपका आंसर फिर से एक डिविडेंड बनता है। आपका डिवाइज़र तो सेम रहता है, पर सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी आपका आंसर बनता है वही हमारा फिर से डिवाइज़र बन जाता, डिविडेंड बन जाता है। अब उस डिविडेंड, नए वाले डिविडेंड में से हम अपने डिवाइज़र को घटाते हैं, फिर जो घटाने के बाद जो आंसर आता है वो फिर से हमारा एक डिविडेंड बन जाता है। फिर हम इस नए वाले डिविडेंड में से हम अपने फिर से डिवाइज़र को घटाते हैं, फिर से आंसर आता है, और ये रिपीटेड प्रोसेस चलता रहता है। तो इसे एक और तरीके से ये बोलते हैं कि आप तब तक सब्ट्रैक्ट करो जब तक आपका डिविडेंड जो है बड़ा या बराबर है डिवाइज़र के, तब तक आपको ये सब्ट्रैक्शन का जो प्रोसेस है वो चलाते रहना होगा। खैर, ये दोनों जो एग्जांपल थे ये तो प्रॉपरली डिवाइड हो रहे थे। अब हम एक ऐसा एग्जांपल लेंगे जिसमें प्रॉपर डिवीजन नहीं हो रहा होगा। जैसे अगर 11 को डिवाइड किया जाए 3 से, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? तो इसे हम नॉर्मली डिवाइड कैसे करते हैं? जैसे 3 को 11 से किया तो 4 टाइम में तो 12 हो जाएगा, तो 3 लेंगे 9, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2। अब इसे सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। 11 - 3 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर 8। फिर 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 से तो हमारा आंसर आएगा 5। फिर 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2। कितनी बार किया हमने? अगर इसके बाद अगर हमने सब्ट्रैक्शन किया परफॉर्म, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो ये नया वाला आंसर है ये हमारा डिवाइज़र बनेगा, सॉरी डिविडेंड बनेगा। अब ये डिविडेंड जो है बड़ा हो गया डिवाइज़र से, तो यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, हम उसके बाद सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे। तो कितनी बार हमने किया? 3 टाइम्स में, जो कि यहाँ से मैच हो रहा था, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया? 2, जो यहाँ से मैच कर रहा था। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो सब्ट्रैक्शन जो है वो एकदम बेसिक है। जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन में प्लस करना था, उसी तरह हम डिवीजन में सब्ट्रैक्शन करते हैं। बट ये जो तरीका है, यानी सब्ट्रैक्शन वाला जो तरीका है, वो काफ़ी लेंदी है। अगर आप सोचो, ये सब्ट्रैक्शन का जो तरीका वो एकदम सही है, एकदम सही काम करता है। बट अगर आप सोचो, जो हमारा न्यूमरेटर है वो अगर एक बहुत बड़ा वैल्यू हो जाए, बहुत बड़ा, और जो हमारा डिनोमिनेटर है वो बहुत छोटा वैल्यू हो जाए, तो उस केस में हम सब्ट्रैक्शन करते करते कितना लंबा प्रोसेस होगा। सोचो आप कितनी बार आप सब्ट्रैक्ट करोगे। तो उस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए ही हमको एक शॉर्टकट ट्रिक सिखाया गया, जिसे हम ये जो डिवीजन है इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और सेम गोज़ विथ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन भी अगर मान के चलिए कि अगर हमारे पास प्लस ही होता, तो बड़े बड़े वैल्यूज़ को कितनी बार जोड़ेंगे हम? मान के चलिए अगर 1000 है और आपको उसमें से 2 मल्टीप्लाई 1002 को अगर मल्टीप्लाई करना होगा बहुत बड़े नंबर से, तो आप कितनी बार ऐड करोगे? तो आप, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कितनी बार एडिशन करेंगे तो हमारा कितना टाइम लॉस होगा। तो उससे निजात पाने के लिए हमको मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का आया है। तो बेसिक तो एकदम यही है, और ये इतना बेसिक है, मतलब ये जो बेसिक ट्रिक है, मतलब ट्रिक नहीं, जो बेसिक टेक्निक है, इसी के बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें प्रूफ हो रखी हैं। उसमें से कुछ जो मैं आपको अभी बता सकता हूँ। एक और एग्जांपल लेते हैं, और फिर जितने भी हमने अभी डिस्कशन किया उन सब चीज़ों को जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, 23 को डिवाइड करते हैं 3 से। हम इसे ट्रेडिशनली तरीके से सॉल्व करेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो हमारा आंसर 7 पॉइंट कुछ आएगा। बट हम फ्लोर वैल्यू की ही बात करेंगे, अभी डेसिमल पे नहीं जाएंगे। तो अगर इसको हम ट्रेडिशनली अगर सॉल्व करते हैं तो 3 डिवाइडेड बाई 23, तो आप यहाँ पे 7 करोगे, 21, और यहाँ पे 2 रिमाइंडर बचेगा। अब इसे सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। 23 - 3 हमारा आंसर आएगा 20। फिर 20 में से 3 को घटाएंगे तो हमारा आंसर 17। 17 में से 3 को घटाएंगे तो अगर हमारा आंसर आएगा 14। फिर सिमिलरली 14 में से घटाएंगे तो 11। 11 में से 3 को घटाएंगे तो 8। फिर 8 को 3 से घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 5। फिर 5 को 3 से घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 2। आपने कितनी बार सब्ट्रैक्ट किया? 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद नहीं कर सकते, क्योंकि आई होप देख रहे हो कि डिविडेंड जो है डिवाइज़र से बड़ा हो जाता है। तो कितनी बार आपने किया? 7। तो यहाँ पे आपका आंसर 7 था। रिमाइंडर 2 बच रहा था, यहाँ पे भी हमारा 2 बच रहा था। अब यहाँ पर मैं आपसे एक कमाल की चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे हमारा जो 5 है, ये 5 हमारा कहाँ से आया था? 8 को हमने 3 से घटाया था, तो ही तो हमारा 5 आया था। मतलब मैं 5 की जगह पे इसको रख सकता हूँ, यानी 8 - 3 = 2। सही है। अब ये हमारा 8 कहाँ से आया था? 11 - 3 से आया था।
तो मैं इस 8 की जगह पर 11 माइनस 3 लिख सकता हूँ बिल्कुल। तो 11 माइनस 3 फिर माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2। अब ये हमारा 11 कहाँ से आया था? अब ये हमारा 11 कहाँ से आया था? यानी 14 माइनस 3। तो मैं 11 की जगह पे 14 माइनस 3 लिख सकता हूँ। फिर माइनस थ्री एंड माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2। फिर ये हमारा 14 कहाँ से आया था? 14 जो आया था वो आता है 17 माइनस 3 से। तो 17 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2। अब ये हमारा 17 कहाँ से आया था? 17 आया था 20 माइनस 3 से। तो यानी 7 की जगह पे 20 माइनस 3, फिर माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 एंड माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2। अब ये 20 कहाँ से आया था? 20 आया था 23 माइनस 3 से। यानी 20 की जगह पे 23 माइनस 3 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 इज इक्वल्स टू 2। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारा 3 है कितनी बार है? माइनस 3 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइम्स है। यानी 23 माइनस 7 टाइम्स 3 इज इक्वल्स टू 2। अब आपको जाना पहचाना सा इक्वेशन बन गया, यानी प्लस 7 इंटू 3। मतलब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पे हमारा बीच में जो होता है वो उसे कहते हैं हम, जो हमारे यहाँ पे बीच में होता है इसे हम कहते हैं डिविडेंड। यहाँ जो होता है उसे हम कहते हैं डिवाइज़र। यहाँ पर जो होता है उसे हम कहते हैं कोशेंट, और यहाँ पे जो होता है उसे कहते हैं रिमाइंडर। वेरी फेमस जो इक्वेशन जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो वो यहाँ से सॉल्व हो गया। आप देखो, अगर आपको इस 23 को तोड़ के लिखना हो डिविडेंड के फॉर्म में, मतलब डिवाइज़र डिविडेंड और कोशेंट रिमाइंडर के फॉर्म में, तो आप क्या लिखोगे? 23 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 7 इंटू 3। यानी डिविडेंड इज इक्वल्स टू रिमाइंडर प्लस कोशेंट इंटू 7, कोशेंट इंटू डिवाइज़र, है ना। अब हम इसको और जेनरिक करने की कोशिश करते हैं, मतलब वेरिएबल्स के फॉर्म में। तो अभी आपने देखा कि डिवाइड कैसे प्रूफ होता है कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र प्लस इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। उसे हम थोड़ा सा और जनरलाइज करते हैं और उसे प्रूफ करने की कोशिश करते हैं बेस्ड ऑन अपना जो टेक्निक है, मतलब सब्ट्रैक्ट करने वाले तरीके से हम उसे प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो प्रूफ करना है तो थोड़ा बहुत एज्यूम तो करना ही पड़ेगा। मान के चलिए हमारा जो डिवाइज़र है, हमारा जो डिविडेंड है वो ए है, जो से डिवाइड हो रहा है वो डिवाइज़र हमारा बी है। डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आया यानी कोशेंट, वो अगर क्यू है, और रिमाइंडर अगर मान के चलो मेरा रिमाइंडर आर है, तो उस केस में हम इस तरीके को सॉल्व करते हैं, इसी तरीके से सॉल्व करते हैं और इस डिविजन इज इक्वल डिवाइडेड जो भी हमारा इक्वेशन है उसे प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए ए को अगर मैं बी से सब्ट्रैक्ट करूँ तो मान लीजिए चलिए A1 आएगा, फिर मैं A1 को सब्ट्रैक्ट करूँगा B से, फिर से हमारा A2 बन जाएगा। ये जो आंसर आया वही मेरा फिर से वापस डिविडेंड बन जाएगा, और फिर इसमें डिवाइज़र से घटा करके फिर से एक आंसर लाऊंगा। ये जो नया आंसर आया ये मेरा फिर से नया डिविडेंड बन जाएगा। फिर मैं इसमें से डिवाइज़र को घटा करके फिर मेरा एक आंसर आएगा। ये सिलसिला चलता जाएगा जब तक कि मेरा जो मेरा आंसर है वो डिविडेंड से बड़ा है, या फिर ये कहूँ कि जो मेरा डिविडेंड है वो डिवाइज़र से बड़ा है, तब तक आप सब्ट्रैक्ट करो। और कितनी बार तक जाएगा? हमने जितने भी एग्जांपल देखे हैं उसमें कोशेंट जो था वो उतनी बार तक ही जाता था। तो मेरा यहाँ पे मैंने एज्यूम क्या किया था कि मेरा जो डिवाइड करने पे जो कोशेंट आ रहा है वो क्यू, मतलब क्यूएथ टाइम तक जो है मेरा वैल्यू जाएगा, यानी q-1 तक, यानी a ऑफ q-1 माइनस b इज इक्वल्स टू रिमाइंडर। जो लास्ट में बच रहा था वो रिमाइंडर ही तो था, यानी ये वो लास्ट केस है जहाँ पर वैल्यू 0 या उससे बड़ी होगी, 0 या उससे बड़ी, यहाँ तक जो यहाँ पे वैल्यू होगी वही रिमाइंडर था। हमने सारे एग्जांपल्स में भी देखा, यहाँ पर भी देखा था, यहाँ पे 2 आ रहा है, हमने यहाँ पर भी देखा था। जितने भी नंबर हमने डिवाइड किए जो लास्ट में सब्ट्रैक्ट करके आ रहा था वो हमारा रिमाइंडर ही तो था। तो यहाँ पर लास्ट में हमारा जो बचेगा वो रिमाइंडर होगा। इसके पहले a(q-2 माइनस b इज इक्वल्स टू a ऑफ q-1 ऑफकोर्स यहाँ पे होगा। तो हमारा a(q-1 कहाँ से आया है? a(q-1 कहाँ से आया है? यहाँ से, यानी a(q2 माइनस b से, यानी इसकी जगह पर मैं इसको लिख सकता हूँ
तो यानी ए क्यू माइनस टू माइनस बी इज इक्वल्स टू आर। सिमिलरली हमारा ये Q2 जो है वो ए Q3 से आया होगा, और इसी तरह से पीछे सिलसिला चलता जाएगा बिल्कुल कुछ इस तरीके से जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया था, उसी चीज़ को मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ए Q3 है, यहाँ पे ए Q2 माइनस बी कहाँ से, ए क्यू माइनस टू कहाँ से आया होगा, ए क्यू माइनस थ्री माइनस बी से आया होगा, और वो कहाँ से आया होगा, ए क्यू माइनस फोर माइनस बी से आया होगा, है ना। तो इसी तरह से सिलसिला चलता जाएगा पीछे तक जब तक कि ये A3 ना आ जाए। तो यानी A3 माइनस बी डैश 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 माइनस बी इज इक्वल्स टू आर। सिमिलरली फिर हमारा A3 कहाँ से आया, A2 माइनस बी करके, यानी A2 माइनस बी डैश डैश बी माइनस बराबर आर। सिमिलरली हमारा A2 कहाँ से आया, A1 माइनस बी डैश 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 माइनस बी इज इक्वल्स टू आर। सिमिलरली हमारा A1 कहाँ से आया, A माइनस बी डैश डैश माइनस बी इज इक्वल्स टू आर। अब ये कितने टाइम्स हुआ है, Q टाइम्स हुआ है, और ये हमारा कितना टाइम भी है, Q टाइम भी हुआ है। तो अभी तक आपने देखा कि A माइनस बी डैश 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 माइनस बी इज इक्वल्स टू आर। हमारा जो B था वो कितने टाइम था, Q टाइम था। हमारा जो यहाँ पे जो हमारा क्वोशंट है वो B Q टाइम ही तो था, तो यहाँ भी हमारा जो B होगा वो फॉर श्योर शॉट हमारा Q टाइम्स ही होगा। तो A माइनस क्यू बी इज इक्वल्स टू आर, यानी A इज इक्वल्स टू आर प्लस क्यू बी, यानी हमारा A बाई बी था आंसर, है ना, A बाई बी करना था, और A बाई बी करना था। डिवाइड करने के बाद हमारा क्वोशंट आया था और रिमाइंडर हमारा R था। तो ये जो है हमारा डिविडेंड कहता है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्वोशंट इनटू डिवाइज़र, यानी क्वोशंट इनटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर। यही इक्वेशन हमें 9th क्लास में सिखाया गया था कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्वोशंट इनटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर। वो कहाँ से आया था, वो इसी तरीके से आया था, मतलब A को B से घटाते जाओ जब तक कि ये 0 या उससे बड़ा है। जो भी आंसर है उसे नया डिविडेंड बनाओ, फिर से उसमें से डिवाइज़र को घटाओ, जो आंसर है फिर से उसको डिविडेंड बनाओ, फिर से उससे डिवाइज़र घटाओ, और ऐसा सिलसिला जब तक चलता जाएगा जब तक डिविडेंड हमारे डिवाइज़र से बड़ा है, या फिर यूँ कहूँ कि हमारा वैल्यू 0 या उससे बड़ा है तब तक घटाओ। जो भी आंसर है वही हमारा क्वोशंट होता है, और जो लास्ट स्टेप होता है जो उसमें वैल्यू होती है वही हमारा रिमाइंडर होता है। इसी के बेसिस पर जो है हमारा ये वाला जो इक्वेशन है प्रूफ हो जाता है। इसमें एक और बहुत छोटी सी बात है जो हमें सिखाया गया है 11th क्लास में, कि हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड क्यों नहीं करते हैं, वो चीज़ भी यहाँ से प्रूफ हो जाती है बहुत आसान से। जैसे अगर कोई भी नंबर n है और अगर आप उसे 0 से डिवाइड करते हो तो हम जानते हैं इन्फिनिटी आता है। कैसे इन्फिनिटी आता है वो यहाँ से प्रूफ हो जाएगा बिल्कुल आसानी से। जैसे अगर मैं n को 0 से घटाऊँ जैसे हम नॉर्मली कर रहे हैं तो हमारा आंसर आएगा n, फिर से अगर मैं n में 0 से घटा दूँ तो फिर से हमारा आंसर आएगा n, फिर से अगर मैं n में 0 से घटा दूँ तो फिर से आएगा हमारा आंसर n, और ये सिलसिला चलता जाएगा। कब तक, इन्फानाइट नंबर ऑफ टाइम तक। यहाँ पर जो 0 है ऐसा तो वैल्यू है नहीं कि ये जो 0 है वो टेंडिंग टू 0 हो, ये तो वैल्यू एब्सोल्यूट 0 है ना। यहाँ पे जो वैल्यू है एब्सोल्यूट 0 है, वो टेंडिंग टू 0 है नहीं। अगर वैल्यू टेंडिंग टू 0 होती तो मैं एक बार को मान भी लेता कि जो हमारा जो आंसर आएगा वो एक फाइनाइट वैल्यू होगा, बट वो वैल्यू बहुत बड़ी होगी फॉर श्योर, क्योंकि टेंडिंग टू 0 यानी 0.000001, तो उस केस में भी हमारा वैल्यू एक फाइनाइट ही आता। बट यहाँ पे तो हमारा वैल्यू जो है वो एब्सोल्यूट 0 है, तो यहाँ पे n जो है वो कम ही नहीं हो रहा, यहाँ पे n का कम होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू एब्सोल्यूट 0 है। तो उस केस में हमारा जो डिविडेंड है वो कम ही नहीं हो रहा है और आंसर जो है इनफाइनाइट चला जाएगा। एक और तरीका जो है हमें टीचर जो सिखाते हैं नंबर लाइन के बेसिस पर, कि जैसे जैसे वैल्यू जो है x की वैल्यू अगर आप कम करते जाओ, डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर आप कम करते जाओ तो हमारा जो x का वैल्यू है, ओवरऑल जो वैल्यू है वो बढ़ता ही चला जाएगा। और ये जैसे जैसे आप 0 के करीब आओगे तो आपका आंसर बढ़ता जाएगा और ये एट द एंड इन्फिनिटी को मिलेगा। ये तरीका भी बिल्कुल सही है।
इस वाले तरीके को करने के दो फ़ायदे हैं। पहला तो ये, आपके पास एक प्रूफ हो गया कि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड क्यों नहीं करते हैं, आपके पास एक लॉजिक है प्रूफ करने के लिए। और दूसरा ये कि अभी आपको फील हो रहा होगा कि इन्फिनाइट जो है कितना बड़ा नंबर है। अब आपको फील हो जाएगा कि इन्फिनाइट कितना बड़ा नंबर है, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है, आप समझ ही सकते हो, क्योंकि यहाँ पे डिविडेंड कम हो ही नहीं रहा है और आप वैल्यू को लगातार सब्ट्रैक्ट किए जा रहे हो। यही कारण है कि आपको डिवीजन में, मतलब डिविडेंड में, डिवाइज़र को कभी ज़ीरो नहीं किया जाता। तो आई होप आपको अब तक का जितना भी अभी हम लोगों ने जितना भी डिस्कस किया वो आपको समझ में आया होगा। और इसी के बेस्ड पे, यानी सब्ट्रैक्शन वाले टेक्निक के बेस्ड पे ही हमारा पहला सोल्यूशन वाला पहला कोड जो है वो बना हुआ है। तो जैसा मैंने अभी आपको डिस्कस किया, जैसा हमने भी डिस्कस किया, बिल्कुल कोड भी एकदम सेम है। ये रहा पहला सोल्यूशन जिसमें आपको डिविडेंड एंड डिवाइज़र ऐसा आर्ग्यूमेंट मिलते हैं। सबसे पहले मैं चेक लगाता हूँ कि दोनों में से कोई नेगेटिव तो नहीं। डिवाइड के केस में तो ये होता है ना कि डिवाइज़र या डिविडेंड, मतलब दोनों में से अगर कोई भी नेगेटिव है तो ओवरऑल हमारा आंसर जो है वो नेगेटिव हो जाता है। बट अगर दोनों ही पॉजिटिव है या फिर दोनों ही नेगेटिव है तो ओवरऑल हमारा आंसर जो है पॉजिटिव होता है। तो बीच में एक्सॉर लगा रखा है। एक्सॉर ट्रू कब होता है? जब दोनों ही डिफरेंट हो। जब दोनों वैल्यू सेम होंगे तो फॉल्स हो जाएगा। तो जैसे ही ट्रू होगा तो -1 चल जाएगा। और ये ट्रू कब होगा? या तो इसे फॉल्स होना पड़ेगा या फिर इसे फॉल्स होना पड़ेगा। जो भी फॉल्स हो ये ट्रू हो जाएगा। जो भी कंडीशन मतलब सेटिस्फाई ना हो तो ये कोई एक ट्रू हो जाएगा और ये चल जाएगा। ट्रू होने से ही, मतलब ट्रूथ कब होगा? जब कोई एक नेगेटिव हो। दोनों अगर नेगेटिव होंगे तो ओवरऑल फॉल्स हो जाएगा और ये चल जाएगा। तो जैसे ही -1 साइन में असाइन होगा और ये फिर इसके अकॉर्डिंगली +1 भी असाइन हो सकता है। फिर मैंने दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू ली है। अगर दोनों में से कोई भी नेगेटिव हुआ तो पॉजिटिव हो जाएगा और अगर पॉजिटिव है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आंसर एज अ क्वोशंट मैंने रखा है। आप आंसर को अब एक आंसर रखो, यहाँ पे क्वोशंट रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट आपको और अच्छे समझ में आए इसलिए मैंने क्वोशंट रखा हुआ है। तो जब तक डिविडेंड डिवाइज़र से बड़ा है, जैसे मैंने आपको बताया भी यहाँ पर, जैसे हमने एक एग्जांपल में यहाँ पे समझा भी था कि जब तक हमारा डिविडेंड जो है डिवाइज़र से बड़ा है तब तक आप घटाओ। तो जब तक हमारा डिविडेंड जो है डिवाइज़र से बड़ा है तब तक आप डिविडेंड में से डिवाइज़र को सब्ट्रैक्ट करो, क्वोशंट को प्लस करते जाओ। जब तक लूप चलेगा, वाइल लूप चलेगा, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी। जैसे ही फॉल्स होगा ये बाहर आ जाएगा फट से, और क्वोशंट में साइन को मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर दो। आपका आंसर मिल गया। सिंपल सा टेक्निक था। अभी आप यहाँ पे एक सवाल पूछ सकते हो कि क्वेश्चन तो बोल रहा है कि विदाउट यूजिंग मल्टीप्लिकेशन, बट मैं तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर रहा हूँ। तो ये आपका टास्क है। आपको यहाँ पे बताना, आपको यहाँ पे लिखना है कि यहाँ पे कैसे बिना मल्टीप्लिकेशन का यूज़ किए, यहाँ पे अगर माइनस साइन है, यहाँ पे तो कंडीशन सही पता हो जाएगा, -1 में इसमें है तो आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है विदाउट यूजिंग मल्टीप्लिकेशन। नो डाउट जो दूसरा सोल्यूशन मैं जो आपको बताऊँगा अभी, उसमें मैं इसका टेक्निक भी बताऊँगा, पर तब तक के लिए आप इसे ज़रूर सोचें। जो दूसरा सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का, नो डाउट आप टाइटल देख के समझ गए होंगे कि जो दूसरा सोल्यूशन है वो बिट मैनिपुलेशन पे होगा। नो डाउट दूसरा सोल्यूशन बिट मैनिपुलेशन पे होगा। बट उसकी तरफ अप्रोच करने से पहले मैंने जो आपको लास्ट एग्जांपल बताया था, यानी 23 डिवाइडेड बाई 3 किया था, उसे मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। और दूसरा सोल्यूशन जो है वो पहले सोल्यूशन में ही एकदम उसका थोड़ा सा एक प्लस वर्जन है। हम जो पहले सोल्यूशन में, यानी जो सब्ट्रैक्शन कर रहे थे, उसमें हम लिटरली हर एक नंबर ऑफ टाइम जो है सब्ट्रैक्शन कर रहे थे। बट दूसरा सोल्यूशन जिसमें हम बिट मैनिपुलेशन का यूज़ करने वाले हैं, उसमें थोड़े बहुत आइट्रेशन से हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को काफ़ी कम कर सकते हैं। स्पेशली जो नंबर बड़े हो जाएंगे उनके इसमें तो और अच्छे से दिखेगा हमारा टाइम कितना बचा है। तो 23 को हमने कैसे लिखा था, हमारे पूरा डिस्कशन जो मैंने अभी पहले किया, कि 23 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 7 इंटू 3 + 2, यही है ना। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। हमारा जो रिमाइंडर यहाँ पर लिखा हुआ है, हमारा जो यहाँ पर रिमाइंडर लिखा हुआ है, उसका हमारे आंसर पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा। यानी इसका लिखना एक एक्स्ट्रा बर्डन है। मतलब इसको अगर हम इग्नोर भी कर दें तो भी हमारे आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसे इग्नोर कर देता हूँ, मतलब इसे शिफ्ट नहीं कर रहा हूँ, इसमें इसे सिंपली इग्नोर कर रहा हूँ, तो मैं जैसे ही इसे इग्नोर करूँगा तो हमारी इक्वलिटी साइन पे इफेक्ट पड़ेगा। और ये 23 इक्वल टू डिवाइडेड इंटू क्वोशंट ना हो करके
ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 7 इंटू 3। ये कैसे हुआ आपको सबको समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर जो है हमारे आंसर पर कोई इफेक्ट ही नहीं कर रहा। तो अगर आप इसे इग्नोर कर दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट हमारी जो इक्वलिटी की साइन है वो बस चेंज हो जाएगी, यानी डिविडेंड ग्रेटर देन इक्वल टू कोशेंट इंटू डिवाइज़र, ये इक्वेशन बन जाएगा। अब हमारा जो आंसर है वो तो 7 है, यानी 23 ग्रेटर देन इक्वल टू 7 इंटू 3। हाँ, तो हमारा जो 7 है यही हमारा आंसर है। तो जितने भी खेल हैं वो सारे इस क्वेश्चन पे ही खेले जाएंगे। अभी तक आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि कोई भी नंबर जो होता है वो 2 टू द पावर n के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है बहुत आसानी से, यानी 7 इंटू 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 23। ओके, तो कोई भी नंबर जो होता है, हमारा आंसर 7 है, तो 7 को ही हमने तोड़ना है 2 टू द पावर n के फॉर्म में। तो 7 का बाइनरी क्या होता है 1 1 1, यानी 2 टू द पावर 2 प्लस 2 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर 0। ये इक्वेशन बना है ना। आप किसी भी नंबर को 2 टू द पावर n के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो मैंने 7 को ही तोड़ करके 2 टू द पावर n के फॉर्म में लिख दिया। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा तो हुआ है, जैसे अगर इस 2 टू द पावर 3 को 2 टू द पावर 2 को इधर लेफ़्ट साइड भेजोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, यानी 2 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर 0 इज़ इंटू 3 इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 23 माइनस 2 टू द पावर 2 इंटू 3, है ना, यही जाएगा इस तरफ। तो इस तरफ 2 टू द पावर 1 माइनस 2 टू द पावर 0 इंटू 3 इज इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा 11। सिमिलरली इसके लिए भी करते हैं, इसको जब 2 टू द पावर n को इस तरफ भेजोगे राइट हैंड साइड, तो इस तरफ बचेगा 2 टू द पावर 0 इंटू 3 लेस देन इक्वल्स टू 11 माइनस 2 टू द पावर इंटू 3। तो 2 टू द पावर 3 लेस देन इक्वल्स टू 5। ये तो 11 माइनस 6 हो जाएगा, तो 5, है ना। सिमिलरली अब 5 के साथ यहाँ पे 11 था। अब अगर मैं इस तरफ इसको भेज दूँ तो इस तरफ 0 हो जाएगा, 0 लेस देन इक्वल्स टू 5 माइनस 2 टू द पावर 0 माइनस 3, जो कि हो जाएगा 0 ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 2। तो यहाँ पे 2 जो आया ये। अब देखिए जो मैंने सब्ट्रैक्ट करके वैल्यूज़ को लाया था और फिर हम इसको कंपेयर करते हैं। यहाँ पे देखिए सारी वैल्यूज़ को, यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि मैंने आपके रिमाइंडर को इग्नोर कर दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर जैसे आपने इसे इग्नोर किया तो इक्वलिटी का साइन चेंज होकर के ग्रेटर देन इक्वल टू में बदल गया। अब इस 7 को हर नंबर को 2 टू द पावर n के फॉर्म में लिखा जा सकता है, बट मैंने 7 को इसलिए लिखा क्योंकि वही हमारा आंसर है। तो मैंने जैसे इसे तोड़ करके लिखा 2 टू द पावर n के फॉर्म में, तो मैं इसे 2 टू द पावर 2 2 टू द पावर 1 2 टू द पावर 0 में उतर गया। और मैं इसे हर एक वैल्यू को इस तरफ सेंड करता हूँ, इस तरफ सेंड करता हूँ तो मुझे 11 मिलता है, फिर से एक दूसरे का नंबर करता हूँ मुझे 5 मिलता है, फिर से मैं इस बचे हुए कोई भी इधर भेज देता हूँ तो मुझे आखिर में 2 मिलता है। और ये 11 5 2 आपको पता है ना, यही ये चीज़ है। देखिए यहाँ पे 11 है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पे आखिरी में 2 है कि नहीं। मतलब आपने इतने आइट्रेशन को सेव कर लिया, इतने बीच में बचे 2 आइट्रेशन को सेव कर लिया। और यहाँ पे तो खैर गैप नहीं है, बट दूसरे एग्जांपल्स में, ये तो हमारा एग्जांपल ऐसा है कि यहाँ पे जगह नहीं है, बट ऑफकोर्स जो दूसरा एग्जांपल हो गया उसमें आपके आइट्रेशन का जो है आपको बार बार आइट्रेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप डायरेक्टली आप यहाँ पे अपना आइट्रेशन को बचा सकते हो। और वो कैसे बचेगा, सिंपली आपको इस नंबर को 2 टू द पावर n में तोड़ना है, जो भी आपके यहाँ पे पावर बचे उससे आपको डिविडेंड में से सब्ट्रैक्ट करना है। उस डिविडेंड में को फिर से एक नया, जो अभी आपका आंसर आया उसे नया डिविडेंड बना करके वापस से इसे जो भी इसके आइट्रेशन उसमें सब्ट्रैक्ट करते जाना है। अगर आपको यहाँ पे सुनने में कन्फ्यूजन लग रहा है तो इन चीज़ों को जनरलाइज़ करते हैं और फिर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे मैंने बोला कि एक नंबर है 3, उसको मल्टीप्लाई किया हमने 2 टू द पावर i से और लेस देन इक्वल टू है हमारे डिविडेंड से, और इस एग्जांपल हमारा है वो डिविडेंड है 23। तो इस i के पावर में मैं ऐसा क्या लिखूँ, मतलब मैं यहाँ पे ऐसा i की वैल्यू को मैं क्या डालूँ सो दैट कि मेरा इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए। अगर आप यहाँ पे 3 रखोगे
तो ये 8 हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स। तो यहाँ पे मुझे आई की वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी, है ना। आई की वैल्यू 2 रखूँगा तो 4 और ये 12 इज़ लेस देन इक्वल टू मेरा 23। बहुत सही। अब मेरा नया डिविडेंड क्या होगा, इसको इसमें से घटाना पड़ेगा। नया डिविडेंड होगा 23 माइनस 12 दैट इज़ 11, है ना। अब इस 11 सर को सर्कल कर देते हैं। अब जो मेरा नया है, अब मेरा जो डिविडेंड है वो 11 हो गया। नया जो मेरा आंसर आया, अब वो नेक्स्ट के लिए मेरा डिविडेंड हो जाएगा, यानी 2 टू द पावर आई लेस देन इक्वल्स टू डिविडेंड, यानी नया डिविडेंड 11। अब इस कंडीशन के लिए सोचो कि मैं आई की वैल्यू क्या रखूँ कि ये कंडीशन जो है सेटिस्फाइड हो जाए। तो अगर आप 2 रखोगे तो 12 आता है, अभी हमने देखा। तो मैं आई की वैल्यू को 1 रखूँगा, यानी 3 इंटू 2 टू द पावर 1 लेस देन इक्वल्स टू 11। तो ये हो जाएगा 6, है ना। तो मेरा नया डिविडेंड क्या होगा, नया डिविडेंड होगा 11 माइनस 6 दैट इज़ 5। अब ये नया जो आंसर है, ये जो आंसर आया ये मेरा नया डिविडेंड बनेगा, यानी 3 इंटू 2 टू द पावर आई लेस देन इक्वल्स टू 5। तो जो मेरा नया डिविडेंड आया, जो मेरा नया आंसर आया वो मेरा नए के लिए अब मेरा वो एक डिविडेंड बन जाएगा। नया जो आंसर आया वो मेरा डिविडेंड बनेगा। तो मैं यहाँ पे एक आई की वैल्यू ऐसी क्या रखूँ कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए। आई की वैल्यू 1 के लिए तो मेरा आंसर 6 आता है, जो इससे बड़ा है, मतलब मुझे आई की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी। तो 3 इंटू 2 टू द पावर 0 लेस देन इक्वल्स टू 5, जो कि होगा 3। तो 3 यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, सॉरी, तो फॉल्स नहीं होगी, यहाँ पे 3 होगा तो सही तो है कंडीशन। तो मेरा नया डिविडेंड जो होगा वो 5 माइनस 3 होगा, जो कि 2। अब देखिए यहाँ पे 11 आया, फिर 5 आया, फिर 2 आया, यानी जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था आपको, यहाँ पे 5 11, यहाँ पे 20 17 14, फिर घटाने पे 11 5 11 8 5 एंड 2। आपको इतनी बार सब्ट्रैक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली 11 कर सकते हो। फिर आपको और एक्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली 5 पे आ सकते हो, फिर 2 पे आ सकते हो। और जो मैंने, अब आपको अच्छे समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। पहला जो सोल्यूशन था उसमें हम डिविडेंड में से डिवाइज़र को बार बार घटाते थे और हर बार घटाते थे और उसे काउंट करके जो हम रिटर्न करते थे। बट मेरा ये कहना है कि आप उसको बार बार सिर्फ एक बारी में सब्ट्रैक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप डायरेक्टली जो भी आपका आंसर है आप उसको 2 टू द पावर n के फॉर्म में तोड़ो और जो भी उसके पावर में वैल्यूज़ है, मतलब 2 टू द पावर n के जो भी वैल्यूज़ हैं उनके पावर को एक एक करके डिवाइज़र की तरफ लाओ, उसमें से घटाओ और फिर जो भी आपका आंसर है उसे नया डिविडेंड बनाओ। यानी इस तरीके से, मतलब मैं इस पर्टिकुलर टेक्निक को इस तरीके में बदल रहा हूँ वाया दिस, है ना। मतलब कि आपको इतना आइटरेट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप डायरेक्टली कंपेयर करो कि कौन सी वैल्यू पे, मतलब 2 टू द पावर आई की कौन सी वैल्यू पे जो मेरा कंडीशन है वो ट्रू हो रहा है। अभी देखिए यहाँ पे जो हमारा आई का वैल्यू है 2 1 0, ये सारे जो हमारा इस जो आंसर है, मतलब जो एग्जांपल लिया हमने 23 डिवाइडेड बाई 3, इसका आंसर आ रहा है 7 का जो बाइनरी होता है 1 1 1, यानी 2 टू द पावर 0 2 टू द पावर 1 2 टू द पावर 2 0 1 2, यही सारे तो आई है यहाँ पर। मतलब इन कंडीशन पर, मतलब इन वैल्यूज़ पर ही मेरा जो डिविडेंड है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी यहाँ वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है जो हमने यहाँ पे लिखा था। और जो लास्ट में हमारा जो बच रहा है 2, वही तो हमारा रिमाइंडर है। और जो इस क्वेश्चन में, जो इस एग्जांपल में जो हमारा रिमाइंडर भी यही बच रहा था। सो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन ये दूसरा समझ में आया होगा। इसी के बेस पे मैंने दूसरा कोड लिखा हुआ है, ये रहा वो कोड। तो सबसे पहले हमें डिविडेंड और डिवाइज़र एज आ आर्गूमेंट मिलते हैं, फिर हम चेक करते हैं कि साइन वही फॉर द सेम रीज़न एक्सॉर लगा करके, अगर जब नेगेटिव होगा तो साइन में माइनस होना जाएगा, अदरवाइज़ पॉजिटिव रहेगा। फिर मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू लिया, अगर नेगेटिव रहा तो पॉजिटिव हो जाएगा और अगर पॉजिटिव रहा तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। फिर मैंने एक क्वोशंट लिखा है जो हमारा मेन आंसर है। टेम्प को कोई काम नहीं, मैं एक दूसरा सोल्यूशन बना रहा था वैसे। तो
यहाँ पे एक फॉर लूप लगाया 31 से, मैंने यहाँ पे एक फॉर लूप लगाया 31 से, वो इसलिए क्योंकि आप इस क्वेश्चन में, इस सॉल्यूशन में देख पा रहे होंगे मैंने हर जगह लॉन्ग लॉन्ग यूज़ किया है। उसके पीछे भी कारण है। जो हमारा मेन फंक्शन होगा, मेन फंक्शन में जो हमें डिविडेंड और डिवाइज़र जो मिल रहे होंगे वो एज अ फॉर्म ऑफ इंट मिल रहे होंगे, बट इंट की जो वैल्यू, मतलब इंट का जो साइज़ होता है वो 4 बाइट होता है। 4 बाइट यानी 32 बिट, 32 बिट, और उसमें से जो 1 बिट होता है वो साइन बिट होता है, यानी जो लास्ट बिट होता है वो साइन बिट होता है, और हमारा इंटीजर जो है वो 32 बिट का है, यानी 4 बाइट का। तो जब वैल्यू जो है बड़ी हो जाएगी, मतलब ऐसा, मतलब जो भी सेट बिट्स होंगे जो साइन बिट के करीब होंगे, तो उस पर्टिकुलर सेट बिट को चेक करने के लिए मुझे लेफ़्ट शिफ्ट, मतलब शिफ्ट्स के ऑपरेशन का यूज़ करना पड़ेगा। ऑपरेशंस करने के लिए मुझे, अब जो कि ये जो सोल्यूशन है वो बिट मैनिपुलेशन का है, तो मैं जनरली डिवाइड का तो यूज़ कर नहीं सकता ना। तो बिट मैनिपुलेशन के केस में जो इंट का जो लास्ट बिट होगा वो साइन बिट होगा, तो वहाँ पे अगर मैं कोई भी मैनिपुलेशन करूँगा तो मेरे इंट के वैल्यू के साइन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, जिससे मेरा आंसर जो है वो अनडिफाइंड बिहेवियर शो करने लगेगा। तो उस पर्टिकुलर रेंज को, मतलब अपनी रेंज को बढ़ाने के लिए मैंने इंट की जगह पे फंक्शन के अंदर मैंने लॉन्ग लॉन्ग का यूज़ किया है, सो दैट कि मेरा जो इंट का जो साइज़ है वो लॉन्ग लॉन्ग के अंदर हो जाए। क्योंकि हमारा लॉन्ग लॉन्ग जो होता है वो 8 बाइट का होता है, 8 बाइट यानी 64 बिट। जो हमारा इंट का जो मैक्सिमम वैल्यू भी होता है वो शायद 2 to the power 31 - 1 होता है, शायद क्या यही होता है। मतलब इंट की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 2 to the power 31 - 1 होती है, बट लॉन्ग का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, जिसे हम एल लॉन्ग मैक्स करके भी निकालते होंगे, CP में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग, तो यानी 2 to the power 63 - 1, जो लॉन्ग की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ये है, और जो इंट की भी मैक्सिमम वैल्यू है वो ये है। अब मेन फंक्शन में हमें इंट की वैल्यू, इंट टाइप की वैल्यू ही मिलेगी, मतलब इससे ज़्यादा तो वैल्यू जाएगा नहीं। बट अगर मैं इसे इंट करके सारे ऑपरेशन करूँगा तो हमारा जो साइन बिट है वो अल्टर हो सकता है, और जैसे ही वो अल्टर होगा तो मेरा जो आंसर है वो अनडिफाइंड बिहेवियर शो करने लगेगा। तो अपनी रेंज को, अपनी इंट की रेंज को एक लिमिट में रखने के लिए मैंने उसको लॉन्ग लॉन्ग में डाल दिया। तो यही कारण है यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग का यूज़ करने का, सिंपल सा। फिर मैंने यहाँ पे एक फॉर लूप लगाया जो 31 से चल रहा है। इसके पीछे भी बहुत आसान सा कारण है कि जो वैल्यू है, मतलब जो भी हमारा जैसे 32 था या फिर जो भी कहीं भी चेक करना है, तो मुझे मैक्सिमम सेट बिट चाहिए, मतलब ऐसी बिट चाहिए जो सबसे पहले सेट बिट हो, मतलब वहाँ पे मुझे चेकिंग करनी है। इसके बाद क्या है मुझे वो फ़र्क नहीं पड़ रहा, पर मुझे इसके बाद जो है मुझे देखना बाद में, पहले मुझे मैक्सिमम चाहिए। तो मैक्सिमम पे चेक करने के लिए कि मैक्सिमम कौन सा इंडेक्स है, मतलब वो इंडेक्स कौन सा है मैक्सिमम इंडेक्स जहाँ पे मुझे सेट बिट मिलेगा। तो इसके लिए मुझे जो है इंट टाइप जो होगा वो 4 बाइट का होगा। तो मैं 31 से जो है स्टार्टिंग कर रहा हूँ चेक करना कि कहाँ मुझे सेट बिट मिल रहा है। जहाँ ही मुझे सेट बिट मिलेगा मैं उसे चेक कर लूँगा कि क्या वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करो 2 to the power i से। यहाँ पे जैसे आपने देखा कि यहाँ पे आपका डिवाइज़र है, आप उसे मल्टीप्लाई करो 2 to the power i से, यानी डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करो 2 to the power i से। अगर वो कम है या बराबर है हमारे डिविडेंड से, अगर वो कम है या बराबर है हमारे डिविडेंड से, तो आप अंदर का कार्यक्रम करो, यानी डिविडेंड को डिवाइज़र में से घटा दो। हम यहाँ पे वही तो कर रहे थे, हम डिविडेंड में से वो डिवाइज़र को घटा रहे थे। घटाने के बाद हमें एक वैल्यू मिली जो मैंने वापस इसे डिविडेंड में असाइन कर दी, है ना। तो डिविडेंड में से असाइन करो डिविडेंड माइनस डिवाइज़र इस इक्वेशन से। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे डिविडेंड हमारा 23 है, उसमें से घटाओ 23 को घटाओ 3 × 2 to the power i को, और फिर ये जो भी आंसर है इसे नया डिविडेंड बनाओ। तो मैं यहाँ पे वही कर रहा हूँ, डिविडेंड माइनस इक्वल्स टू डिवाइज़र लेस देन इक्वल्स टू i, और जो भी हमारा i है, मतलब जो भी हमारा i है उसे 1 के साथ 1 ll के साथ लेफ़्ट शिफ्ट करो, और क्वोशेंट, ये जो हमारा जो मेन आंसर है उसके साथ और कर दो। जो हमारा i यहाँ पे जो कुछ होगा ना, जैसे इस एग्जांपल में हमारा i जो था 2 था, 1 था, फिर यहाँ पे 0 था, 23 डिवाइडेड बाई 3 जो हमारा क्वेश्चन था 7, और 7 का बाइनरी होता है 1 1 1, यानी 2 to the power 0, 2 to the power 0, 2 to the power 1 एंड 2 to the power 2।
तो ये 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 1 एंड 2 टू द पावर 0, इन सबको कहीं तो रखना पड़ेगा ना। इन सभी को मैं जोड़ रहा हूँ, और यहाँ पे मैं जोड़ने की बजाय और का यूज़ कर रहा हूँ। और मैं जोड़ने की जगह पे और का यूज़ इसलिए कर रहा हूँ कि कोई भी नंबर अगर 2 टू द पावर n के फॉर्म में होता है तो उससे जोड़ना, जैसे 2 टू द पावर n है और 2 टू द पावर n-1 है, या 2 टू द पावर n-2 है, इन सबको अगर आप जोड़ो या फिर इन सब का आप अगर और ले लो तो एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। 2 टू द पावर n केवल 2 टू द पावर n के फॉर्म वाले नंबर पे ही अलाउड है। तो यहाँ पे जो i है वो एक वैल्यू होगी, जैसे हमने यहाँ पे देखा भी अपने एग्जांपल में। तो मैं उसे LL के साथ 1 LL के साथ लेफ्ट शिफ्ट करके क्वोशंट में और करके, और उसे मैं इसे क्वोशंट में जमा करते चला जाऊँगा। यहाँ पे 1 LL करने का सेम रीज़न है कि हमारा जो जितने भी हम मैनिपुलेशन कर रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं, वो सारे लॉन्ग टाइप के वैल्यूज़ पे कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे 1 को लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो छोटे वैल्यूज़ के लिए तो सही चलेगा, बट जैसे ही आपका वैल्यू बड़ा होगा तो वहाँ पे वो अनडिफाइंड बिहेवियर शो करने लगेगा। बट आप जैसे ही 1 LL करते हो तो ये समझ जाता है कि हाँ, हमें आइट्रेशन जो है वो 64 बिट पे करनी है ना। 64 बिट तक जो हम जा सकते हैं, मतलब आप 2 टू द पावर 40 तक की वैल्यू को भी बड़े आसान से निकाल सकते हो, कितनी भी वैल्यू, मतलब जो 64 बिट पे आ सके आई ऑफ कोर्स। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। तो क्वोशंट में मैं और करूँगा 1 LL लेफ्ट शिफ्ट i को, तो जो जिस पर्टिकुलर इंडेक्स पर, मतलब जिस पर्टिकुलर इंडेक्स पे ये कंडीशन ट्रू होगी, मैं उस पर्टिकुलर इंडेक्स को 2 टू द पावर n के फॉर्म वैल्यू में कन्वर्ट करके उसे क्वोशंट में जमा कर दूंगा। फिर ये लूप चलता जाएगा जब तक ये फॉर लूप है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक साइन लगाया है, जैसे मैंने आपको पहले सोल्यूशन में बताया था कि मल्टीप्लाई की जगह पे आप क्या इस पर्टिकुलर सोल्यूशन में कर सकते हो। तो अगर साइन की वैल्यू नेगेटिव है तो आप क्वोशंट में असाइन करो माइनस क्वोशंट, और एट द एंड क्वोशंट को रिटर्न कर दो। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखेंगे, 2 ही सोल्यूशंस थे, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। और इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में, यानी बिट मैनिपुलेशन की प्लेलिस्ट में, ये मेरा आखिरी वीडियो है। भैया ने जितने भी क्वेश्चन दिए थे, मतलब 10 क्वेश्चंस दिए थे, हमने सारे 10 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। और अगला प्लेलिस्ट में किस सेक्शन पे बनाऊँ, मतलब किस पर्टिकुलर क्वेश्चंस पे मैं अपना अगला प्लेलिस्ट बनाऊँ, आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।